students, welcome to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. And to continue with the same chapter, today we are going to discuss electrical properties of solids. And step by step चलेंगे. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. तो आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. अब देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास बेसिकली तीन चीजें हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स? आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. कंडक्टर्स which allow electricity to pass through them, they are called conductors. Insulators, totally opposite. They do not allow the passage of current through them. And semiconductors, as the name indicates, semiconductors means they are somehow like conductors and somehow like insulators. तो उनकी जो कंडक्टेंस है, it will fall in between conductors and insulators. Now if we talk about the range of conductance, कि उनकी कंडक्टेंस की रेंज कितनी है, तो you will get कंडक्टर्स के लिए रेंज है 10⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. इंसुलेटर्स की रेंज रहती है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. And as I told you earlier, semiconductors, they will fall in between them. So it is -6 to 10⁴. -6 से लेके 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. अब देखें, ये जो कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स की तो बात ही खत्म हो गई, उनमें से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं. अब ये जो कंडक्टर हैं, ये दो तरह के हैं. या तो ये होंगे मेटालिक, या फिर कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलिटिक. अब मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक की बात करें. मेटालिक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम मेटल्स. अब मेटालिक के अंदर और इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है? मेटालिक के अंदर कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पानी में घुल जाता है और घुलकर क्या बनाता है? आयंस. तो जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, मैंने पानी में घोला तो पानी में जाते ही ये किसमें टूट जाएगा? Na+, Cl-. तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ आयंस. इसमें आयंस मूव करते हैं. उससे भी बड़ी बात, अब देखिए, हमारे घरों में जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, उसमें वायरिंग रहती है, उसमें वायर्स रहती हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं. जो वायर्स हैं वो अपनी जगह फिक्स रहती हैं. ऐसा तो नहीं होता जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हो, केमिकल रिएक्शन होता है और वायर्स खत्म हो जाती हैं. इट नेवर हैपन्स बिकॉज देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली. नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व. नो केमिकल रिएक्शन, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, सोडियम पॉजिटिव और Cl-. इन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आयंस की मूवमेंट है एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है. आप लोग पिछली क्लास में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कि केटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, एनायंस जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं, और रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर उनकी डेपोजिशन रहती है. तो ये थे टाइप ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक. तो नेक्स्ट, अब मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं. इनकी जो कंडक्टेंस है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टेंस है, इट इज आइदर ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटीज, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. या तो कोई डिफेक्ट होगा इनके अंदर, उसकी वजह से कंडक्टेंस आएगी, या फिर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी होगी. अब ये इम्प्योरिटी
हम खुद भी ऐड कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि इम्प्योरिटी ऐड करके हम क्या बनाते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नाउ इज देयर एनी डिफरेंस between them arises when we test the effect of temperature? Exactly. जितने भी कंडक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं, अब हम बात करेंगे मेटालिक की, मेटालिक कंडक्टेंस, और दूसरी साइड है मेरे पास सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मेटल्स के अंदर देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है जो मेटल्स का स्ट्रक्चर रहता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कैनल्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं व्हाट हैपन्स, ये जो कैनल्स हैं ये मूव तो नहीं करते, लेकिन ये अपनी ही जगह के ऊपर टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है इधर को और ये अप डाउन वाइब्रेट कर रहा है, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता है, इनका जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, इट विल हिंडर दैट। ये इधर को जा रहे हैं और ये अपनी ही जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के अंदर हिंडरेंस आएगी, वो आसानी से मूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर in case of metallic conductors, and in case of semiconductors के अंदर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप कर जाते हैं बाय द गेन ऑफ हीट एनर्जी, और दे स्टार्ट कंडक्टेंस। क्योंकि उससे पहले जब तक हम हीट नहीं दे रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर्स, बट द मोमेंट दे गेट हीट अप, उनके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को, एंड दे मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। और वो लेवल कौन से हैं, अब मैं उनके बारे में बात करने वाली हूं। दैट इज कॉल्ड बैंड थ्योरी। और बैंड थ्योरी इतनी आसानी से कंडक्टर्स के अंदर हम मेनली यहां पे लेंगे मेटल्स, ठीक है, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नाउ व्हाट इज बैंड थ्योरी? बैंड का मतलब आप समझते हो कि जब बहुत सारी लाइंस इकट्ठी हो जाए तो वो एक बैंड बन जाता है ना। ये एक लाइन, ये 2 लाइंस जब बहुत सारी जुड़ जाएंगी तो इट्स अ बैंड। तो उसी तरीके से मेटल्स के अंदर ये बैंड कहां से आया? जब कभी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैं लिथियम का एग्जांपल ले लेती हूं, 2s1, तो ये 2s एक लिथियम का, ये 2s दूसरे लिथियम का, ये दोनों ही जब जुड़ेंगे, आपको पता है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम्स आप लोगों ने बनाए हैं, तो ये 2 ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, आपको याद होगा दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, बॉन्डिंग में। क्योंकि जब एटॉमिक जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गई, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अकॉर्डिंग टू वेरियस लॉज जिनको हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर हुन्स रूल को फॉलो करेंगे, ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो इस तरीके से इसको भरेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास 3 लिथियम एटम्स, ये थी लिथियम 2, अब मैंने ले ली लिथियम 3, तो 1, 2 और 3। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल लिखूंगी। जब ये लोग आपस में मिक्स हुए तो एक चला गया एटॉमिक ऑर्बिटल, एक चला गया बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, और एक बीच में रहा नॉन बॉन्डिंग। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज नॉन बॉन्डिंग। ओके, अब जब मैंने यहां पे 4 ले लिए,
लिथियम 4, ये 0 नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो 4 लिए तो क्या हुआ, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, तो 2 इसमें और 1 नॉन बॉन्डिंग में, अकॉर्डिंग टू राइज इन एनर्जी लेवल। अब यहां पे है टोटल 4, तो वो सारे के सारे कहां चले गए, यहां, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब अगर ऐसे ही मेरे पास लिथियम के आ जाते हैं n नंबर, मींस एवोगैड्रो नंबर, देन व्हाट विल हैपन, तो मेरे पास लिथियम के एवोगैड्रो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप टू n, ठीक है। तो ये रहा लिथियम n। तो अब किस तरीके से ये n तक हो गया, जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो देखिए n मींस एवोगैड्रो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर होंगी ऐसे, और उतनी ही नीचे होंगी, इस तरीके से। तो अब आप अगर ध्यान से इसको देखें, अब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रही, यहां पे क्या बन गया है, बैंड, कलेक्शन ऑफ n एटॉमिक ऑर्बिटल्स इकट्ठी हो गई n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, 2 लेवल बनेंगे, जितने ऊपर उतने ही नीचे। ये रही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये रही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन अब मैं इसको क्या बोलूंगी, बैंड, और ये भी क्या बन गया, बैंड। अब यहां पे क्योंकि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो n ऑर्बिटल्स, तो यहां पे हर लेवल के ऊपर ऑर्बिटल है, तो ये नीचे वाली ऑर्बिटल्स तो भरी हुई हैं और ऊपर वाली ऑर्बिटल्स क्या हैं, खाली। तो जो लोएस्ट फिल्ड बैंड होता है, लोएस्ट फिल्ड बैंड, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। लोएस्ट फिल्ड बैंड, जो सबसे बाहर वाला, सबसे नीचे वाला फिल्ड बैंड होगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ओके, एंड लोएस्ट एम्प्टी बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जब हम बॉन्डिंग लिख रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो जो सबसे बाहर, आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाला भरा हुआ बैंड होगा, भरी हुई ऑर्बिटल होगी, उनके बैंड्स कलेक्ट होके बना लेते हैं वैलेंस बैंड। जो वैलेंस शेल हम कहते थे, अब शेल नहीं बोलेंगे, सबसे बाहर वाला भरा हुआ बैंड। जैसे लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1, तो इसका सबसे बाहर वाला जो भरा हुआ बैंड है वो क्या होगा, 2s1। तो आउटर मोस्ट फिल्ड बैंड, इट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, एंड लोएस्ट एम्प्टी बैंड, फिल्ड बैंड के बिल्कुल पहले जो खाली बैंड होगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देख लीजिए, जब 2 आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, 3 है, जब ऑड में आता है तो सेंटर में एक नॉन बॉन्डिंग रहता है। जब n ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुई तो 2 बैंड्स बने, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। और ये अब बैंड्स इसलिए हैं बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन, ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एनी मेटल। यहां मैंने लिथियम का एग्जांपल लिया है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे बाहर वाला भरा हुआ बैंड होगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, और जो उसके बाद सबसे लोएस्ट एम्प्टी बैंड होगा, दैट विल बी कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब जैसे लिथियम में 2s है वैलेंस बैंड, 2s के बाद क्या आता है, 2p, इट विल बी कंडक्शन बैंड। अब इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को कंसिडर करके आप कंडक्टर्स मींस मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस है उसको बता सकते हो। 2 बैंड्स के बीच ये जो खाली जगह है, दिस इज नोन एज फॉरबिडन जोन। 2 बैंड्स के बीच की जो जगह है, दिस इज नोन एज फॉरबिडन
जोन। अब डिपेंड करता है, ये बैंड्स आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, इनके बीच का गैप जितना ज्यादा होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की आपस में मिक्सिंग उतनी ही डिफिकल्ट होगी। ठीक है, देखिए मैंने दो मेटल्स का एग्जांपल लिया है, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2। तो ये है 2s, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। ये लिथियम का है, हाफ फिल्ड है, वो फुली फिल्ड था, NS2 2s2, इसलिए मैंने इसको पूरा भरा हुआ था। तो ये है वैलेंस बैंड और ये है उसके नियर बाय कंडक्शन बैंड। अब देखें, इनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं है, दे सीम टू बी ओवरलैपिंग ईच अदर। ऐसे मिक्स करेंगे तो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। तो ये हाफ फिल्ड है, जैसे ही हम इनको टेम्परेचर मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर जंप कर सकते हैं, तो कंडक्टेंस शुरू हो जाएगी। अब ये पूरा भरा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, ये वाला पोर्शन मैंने इधर बनाया है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग बैंड्स। तो इस तरीके से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर गैप बहुत कम रहता है। अब ये गैप अगर ज्यादा होता तो इनके बीच में कंडक्टेंस नहीं होनी थी, तो या तो ये स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होगी इनके बीच में, या फिर ये मैक्सिमम टाइम क्या रहते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम देखें कि आप मेटल, नॉन मेटल मींस मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को बैंड थ्योरी के बेस पे किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने आपको फॉरबिडन जोन के बारे में बताया। तो देखिए, मेटल्स के अंदर मैं दो सिचुएशंस यहां पे बनाऊंगी। मेटल्स के अंदर ये रहा वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड। तो आप देख सकते हो एनर्जी गैप बहुत ही कम है, ये भी मैंने ज्यादा बना दिया, बिल्कुल हल्की सी लाइन आपको दिखाई देगी, वेरी लेस एनर्जी गैप। या तो ये सिचुएशन होगी, या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि दे विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर, ये ओवरलैपिंग ईच अदर। तो यहां पे हो रही है ओवरलैपिंग, किस किस के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो ये सिचुएशन किसकी है, यहां पे एनर्जी गैप इज नेग्लिजिबल, है ही नहीं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये कौन है, कंडक्टर्स, कंडक्टर मींस मेटल्स। अब दूसरी बात आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स के अंदर ये जो गैप है, इट इज वेरी वेरी लार्ज, दिस गैप इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज एनर्जी गैप। और ये रहा वैलेंस बैंड और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। तो ये कौन है, इंसुलेटर्स। अब बारी है सेमीकंडक्टर्स की, तो वो आपको पता है मेटल से बड़ा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम होगा। इस तरीके से ये रहा वैलेंस बैंड और ये रहा कंडक्शन बैंड। तो स्मॉल एनर्जी गैप, और ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज फॉरबिडन जोन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। तो आप थोड़ी देर फोकस कीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेटल मींस कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेटल्स के अंदर एनर्जी गैप बहुत ही कम है, इंसुलेटर्स के अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो मैनेजेबल है, स्मॉल एनर्जी गैप है, इससे कम रहता है लेकिन मेटल से ज्यादा रहता है। यही रीजन है जहां मैंने पीछे बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके
यहां चले जाते हैं और सेमीकंडक्टर्स जो है दे स्टार्ट कंडक्शन। इंसुलेटर्स के अंदर एनर्जी गैप इतना ज्यादा रहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर सकते। इनकी मूवमेंट जो है इट इज एंटायरली फॉरबिडन, बिल्कुल मना की है कि बिल्कुल भी यहां से ऊपर जंप नहीं कर सकते। और इधर देखिए बहुत ही कम एनर्जी गैप है या फिर दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को, कितने मिनट हुए, चलिए, हमने मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, मैंने वहां आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं लेटर बात करती हूं। तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? एज आई टोल्ड, they have conductance in between metals and insulators. They behave as insulators, but their electrical properties can be improved by the addition of certain impurities or certain defects. अब ये दोनों चीजें क्या हैं? दो तरीके से सेमीकंडक्टर्स कंडक्टेंस शो कर सकते हैं। एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, एक्सट्रिंसिक मतलब कुछ बाहर से ऐड होगा। अब ये जो हम चीज ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ डिजायर्ड इंप्योरिटी। आपने अपनी मर्जी से वो इंप्योरिटी सिलेक्ट की कि मुझे किस तरह का सेमी कंडक्टर बनाना है, इधर मुझे एन टाइप बनाना है या मुझे पी टाइप बनाना है, मुझे किस तरह का सेमीकंडक्टर बनाना है, उस तरीके की इंप्योरिटी, डिजायर्ड इंप्योरिटी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई डोपिंग। अब मैंने आपको बताया इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल। इंटरनल कैसे? ये देखिए मैंने प्योर सिलिकॉन का यहां पे स्ट्रक्चर बनाया है। तो हर साइड से सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में जुड़े हैं और आपको पता है क्योंकि ये ग्रुप 14 को बिलोंग करता है तो इट विल बी हैविंग 4 बॉन्ड्स विद द नेबरिंग एटम्स, राइट। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया और मान लीजिए कि कहीं से ये बॉन्ड टूट गया ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और एक इसके पास, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो पीछे क्या क्रिएट हो गया? होल। ठीक है, और होल क्या रहता है? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला गया। तो इस तरीके से अब इस होल को फुलफिल करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो होल यहां पे आ जाएगा। तो इंटरनली थर्मल वाइब्रेशन की वजह से फिर ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसको फिल करने के लिए यहां से जाएगा, इसको फिल करने के लिए यहां से जाएगा, तो अल्टीमेटली देयर इज अ सेट ऑफ चेन रिएक्शन। तो कहां से आया? ड्यू टू थर्मल डिस्टर्बेंस। हमने टेम्परेचर दिया, हमने इसको हीट किया, तो उस वजह से इंटरनली बाहर से कुछ भी नहीं किया, टेम्परेचर बढ़ाते ही इसकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज कर गई। ठीक, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। तो एक्सट्रिंसिक के लिए मुझे यहां पे आपको प्योर सिलिकॉन ही दिखाना है। तो ये है प्योर सिलिकॉन का हमारे पास स्ट्रक्चर। अब मुझे 2 डिफेक्ट इसमें डालने हैं, 2 इंप्योरिटीज इसमें ऐड करनी है जिसकी वजह से ये कंडक्टेंस शो करेगा। ठीक है, तो 2 तरह के हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो आपने एन टाइप को किससे याद रखना है? नेगेटिव, और पी टाइप का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब ये खुद ग्रुप 14, अगर हम इसके अंदर ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट एज इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। अब ग्रुप 15 के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां पे एंटीमनी या फास्फोरस कोई भी एलिमेंट यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो लेट इट बी, मैंने यहां पे आर्सेनिक ऐड कर दिया। अब आपको पता है
आर्सेनिक की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप 15 की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2NP3, नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है ये। तो आर्सेनिक के पास देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डन। सिलिकॉन की जगह ले ली आर्सेनिक ने। चलिए मैं ना इसको ऐसे एक्टिवेटेड शो कर देती हूं, आपको दिख जाए दूर से। सिलिकॉन हट गया, उसकी जगह आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो एडजस्ट हो गए। अब आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये जो डॉट मैंने बनाई, मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन बना देती हूं। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हो गए। देयर इज 1 एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन which is responsible for flow of current। तो क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो दिस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ग्रुप 14 सिलिकॉन के सराउंडिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमने ग्रुप 15 की इंप्योरिटी इसमें ऐड की, तो दैट इज आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या करेगा? चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन इसके फुलफिल हो गए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, एंड दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो मैंने तो सिर्फ एक बनाया, एक ही नहीं होगा। लीजिए मैं यहां पे भी बना देती हूं। एक आर्सेनिक यहां पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है। तो जितनी इंप्योरिटी, जितनी कंडक्टेंस हम चाहते हैं, मैंने पहले आपको बताया डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी ऐड करेंगे और हम इसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करेंगे। अब बारी आई ग्रुप 14, और उसके अंदर अब मैं क्या ऐड करूं कि वो पॉजिटिव टाइप बन जाए। तो दिखती सी बात है, मुझे कोई ना कोई इंप्योरिटी ऐसी ऐड करनी पड़ेगी जिसके पास ग्रुप 14 से इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करते हैं ग्रुप 13। इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड होगी ग्रुप 13 की। तो ग्रुप 13 के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम। तो लेट इट बी, लीजिए मैं यहां पे इंडियम को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इंडियम NS2NP1, इसकी आउटर मोस्ट शेल में है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 13 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो इंडियम ने तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ये बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस सिलिकॉन के पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका अपना, क्योंकि इंडियम सिलिकॉन की जगह पे आके लगा है, तो क्या होगा, इधर साथ वाली जगह से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास अपना आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। लेकिन यहां पे क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव होल। इसके अंदर क्रिएट हो गया होल, ठीक है। इंडियम के पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये सिचुएशन थी। तो उसके साथ वाले सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड था, ये प्रीवियस बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटा। सिलिकॉन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इंडियम को दिया और इन दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हुआ, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट वाले लेवल पे इधर से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा इधर, यहां बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो देयर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल। दिस इज, ये जो होल क्रिएट हुआ है, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। क्या, क्यों यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया? बिकॉज वी आर एडिंग एन इम्प्योरिटी विच इज फ्रॉम ग्रुप 13। ग्रुप 13 में है 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसकी सराउंडिंग में जितने भी हैं उनके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जगह खाली थी, तो नेक्स्ट वाले सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो उसके अपने ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए नेक्स्ट वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगेन देयर इज ऑनसेट ऑफ अ चेन रिएक्शन, और जिसमें मूव क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव
होल्स। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, सेमीकंडक्टर्स के अंदर या तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी या एक्सट्रिंसिक। ठीक है, हम लोग टेम्परेचर पढ़ाएंगे ड्यू टू थर्मल डिस्टर्बेंस व्हाट विल हैपन, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका बाय द एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, पी टाइप और एन टाइप। ग्रुप 14 बेसिक है उसका, और अगर हम ग्रुप 15 ऐड करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से देयर इज नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप 13 ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, नेक्स्ट वाली सिलिकॉन एटम अपना इलेक्ट्रॉन देती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेक्स्ट नेबरिंग सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देगी तो पॉजिटिव चार्ज वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ होल्स। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस वे देयर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स। तो ये थे सेमीकंडक्टर्स पी टाइप एंड एन टाइप। Now let's start with the last topic of your chapter, that is magnetic properties of solids. Okay, अब magnetic properties कहाँ से आई? There are present electrons and nucleus inside every atom. और जो nucleus है that is positively charged, और उसके around जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की भी अपनी स्पिन है और न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है। ठीक है, एंड एवरी मूविंग चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी, अब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपको पता है इस साइड को होगी तो दूसरे वाले की स्पिन इस साइड को होगी, दोनों स्पिन कैंसिल हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी? 0। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के अंदर रहता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक बिहेवियर। और अलग अलग ऑर्बिटल में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी स्पिन्स ऐड कर लीजिए, उतने ही जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही बढ़ती जाएगी। n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन। आप यहां से इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही ज्यादा। और आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, एक स्पिन प्लस हाफ, एक स्पिन माइनस हाफ। तो मींस प्लस हाफ की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आई वो नेगेटिव वाले की मैग्नेटिक मोमेंट के साथ कैंसल आउट होगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक कंडीशन फॉर अ सब्सटेंस टू शो मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करता है, मींस इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो substances which are having no unpaired electron, they are having all the paired electrons, they are weakly repelled by the magnetic field and those are called diamagnetic substances. Now paramagnetic, so these are attracted by magnetic field. ठीक है, वो substances which are attracted by magnetic field and they are having अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने? 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट विल बिकम मैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इवन जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं इवन देन दे रिमेन मैग्नेटाइज्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी मैग्नेटिक रहते हैं। तो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड remain magnetic
even after the removal of magnetic field. अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये एक्चुअली डोमेन्स की तरह होते हैं. मेटल्स के अंदर डोमेन्स बन जाती हैं, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रहता. मींस इस तरीके से लंबी जो है वो लंबी डोमेन बन जाएगी. तो ये डोमेन्स आपस में अरेंज होकर किस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं. लेट्स सी दैट. फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरो मैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक मतलब सारी की सारी डोमेन्स जो हैं दे आर हैविंग देयर स्पिन, दे आर अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन अलाइनमेंट. तो आप देख सकते हो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगी. एंटीफेरो इसका बिल्कुल उल्टा, मींस अलाइनमेंट ऐसे है कि दे म्यूचुअली कैंसल ईच अदर. ठीक है, म्यूचुअली कैंसल्ड आउट अलाइनमेंट. तो नेट क्या बचेगा? नेट क्या बचेगा? जीरो. अब फेरीमैग्नेटिक, they are aligned in such a way that there is some net magnetic moment. इनकी अलाइनमेंट ऐसे होगी, चलिए शुरू में दो ऊपर रहे फिर एक नीचे, लेट इट बी, फिर दो ऊपर हैं तो एक नीचे, या एक नीचे है और एक ऊपर. तो देखिए अप स्पिन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और डाउन स्पिन कितने हैं? 3. तो नेट कितना बचा? 2. तो मैग्नेटिक में मोमेंट जो है वो कुछ ना कुछ नेट जरूर रहेगी. तो दिस इज द केस ऑफ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, अब एक दो डेफिनेशंस और आपके उसमें आती हैं. पायरोइलेक्ट्रिसिटी, पायरो का मतलब हीट. तो ये जो डोमेन्स हैं, ये जो क्रिस्टल्स हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं व्हेन यू हीट देम they start producing electricity. So this is electricity produced due to heating of crystals. हमने crystals को heat किया and they will start conducting electricity. And one more, piezoelectricity. ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिसिटी, हमने क्रिस्टल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाया, स्ट्रेस डाला, स्ट्रेन प्रोवाइड करा, तो अंदर की जो डोमेन्स हैं वो आपस में इस तरीके से सेटल अप हो जाएंगी दैट दे विल स्टार्ट कंडक्टेंस. मान लो ऐसा था, हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, अलाइनमेंट चेंज हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इट विल स्टार्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पीजोइलेक्ट्रिसिटी. तो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्ट्रेस और स्ट्रेन. हमने प्रेशर डाला और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई. तो ये डेफिनेशंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. तो हमने किया पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, वीकली रिपेल्ड, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, देन फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. तो फेरोमैग्नेटिक जो है वो 3 तरह के हैं, फेरो, एंटीफेरो एंड फेरीमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो डोमेन्स हैं दे आर अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. एंटीफेरो के अंदर दे म्यूचुअली कैंसल ईच अदर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो. इन केस ऑफ फेरीमैग्नेटिक देयर अलाइनमेंट इज इन सच अ वे दैट they will always have certain net magnetic moment. Now, one more question. What is Curie's temperature? Curie's temperature. So, the temperature above which no ferromagnetism is shown. जिस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं होती, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरीज
temperature. So the temperature above which no ferromagnetism is shown means they start showing paramagnetism. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आयरन का ऑक्साइड, इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक एट 850 केल्विन, एंड दिस इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इट बिकम्स, बेसिकली ये दोनों ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, दिस इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं 850 टेम्परेचर के ऊपर, और ये हो जाता है 750 टेम्परेचर के ऊपर. तो क्यूरियस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर अबव विच no ferromagnetism exists, they are converted to paramagnetism. means ना तो ये रहते हैं फेरोमैग्नेटिक, ना एंटी फेरो, और ना ही फेरी. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर. तो इट वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज which is due to either spin of electron or alignment of various domains inside the metals. तो आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत इंजॉय किया होगा. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशंस. वी विल स्टार्ट वेरी सून. थैंक यू.